जिस तरह से माओवादी लगातार अब वापस लौट रहे हैं और हथियार लेकर लौट रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से माओवादियों की बहुत कम संख्या बची हुई है पूरे देश में अगर माना जाए। और दंडकारण्य का स्पेशल माना जाता है कि दंडकारण्य में सबसे ज्यादा माओवाद अपने मजबूत स्थिति में था, तो वहां तो लगातार वापस आ ही रहे हैं। लेकिन आज उड़ीसा में भी, उड़ीसा में इसके पहले देखिए छत्तीसगढ़ में माओवादी लौटे, महाराष्ट्र में पहुंचे लौटे और मध्य प्रदेश में लौटे, लेकिन आज उड़ीसा में भी कुछ माओवादी वापस लौटे। कितने माओवादी हैं, कितना हथियार था और कितना इन पर इनाम था, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल लगातार सबसे पहले आपने देखा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा ने अपने 50 साथियों के साथ में वापसी की, साथ में हथियार लेकर आए। सतीश कोपा उर्फ रूपेश ने अपने 158 और कांकेर के इलाके के मिलाकर कुल 210 साथियों के साथ में पुनर्वास किया, वो भी अपने साथ अपने हथियार लेकर लौटे। उसके बाद मध्य प्रदेश में बालाघाट और अलग अलग इलाके में भी माओवादी वहां से लौट कर आए। साथ ही साथ तेलंगाना में भी हथियार के साथ वापसी हुई। उड़ीसा में भी माओवादियों की सक्रियता रही है काफी लंबे समय से, लेकिन उड़ीसा में हथियार लेकर माओवादी नहीं लौटे थे। आज वो कमी भी पूरी हो गई और उड़ीसा में 22 माओवादी वापस लौटे। हालांकि ये जो माओवादी हैं, अधिकतर माओवादी ये छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ में ही सक्रिय थे, लेकिन बीते समय जिस तरह से जो इलाका था बटालियन का, उस इलाके में जिस तरह से घेराबंदी की जा रही थी, लगातार कैंप लगाए जा रहे थे, तो कुछ समय पहले यह सूचना मिली थी कि माओवादियों की एक बड़ी टोली सबरी नदी को पार करके उड़ीसा की तरफ मूव करके गई है। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां अब उन्हें नजर आ रही थी, तो आज उन्हें भी लगा कि वापस लौट चलना चाहिए। तो ये 22 माओवादी हैं, इन पर 1,86,00,000 रुपए का इनाम बताया जा रहा है, जिसमें 10 महिला माओवादी हैं और ये अपने साथ हथियार भी लेकर आए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं महिला माओवादी हैं और साथ ही साथ किस तरह से इन्होंने अपने हथियार उड़ीसा में डीजीपी के सामने सौंपे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो माओवादी हैं इसमें डीवीसीएम रैंक के हैं और एसीएम रैंक के माओवादी हैं और पार्टी मेंबर भी हैं। और इन्होंने अपने साथ जो हथियार लाए हैं, 9 हथियार हैं, जिसमें एक AK-47 राइफल, 2 इंसास राइफल, एक SLR राइफल और 3 303, 2 सिंगल शॉट, इस तरह के हथियार इन्होंने पुलिस के हाथों सौंपे हैं। जो माओवादी सरेंडर किए इसमें डीवीसीएम है, जिनका नाम है मुये मडकाम, जो कि चिंता गुफा की रहने वाली हैं, सुकमा की। देखिए 22 माओवादी हैं, जिसमें एक सुकमा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा, सुकमा, इस तरह से सभी के नाम, जो कि बस्तर के सुकमा और दंतेवाड़ा बीजापुर जिले के ही रहने वाले हैं। और इसको लेकर पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के सब जोनल कमेटी के 2 माओवादी थे, गढ़चिरौली एरिया कमेटी के 1 माओवादी और उसके बाद बाकी माओवादी जो है दंडकारण्य के अलग अलग इलाके में सक्रिय थे। इन सरेंडर करने वाले माओवादियों ने जो हथियार, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक AK-47 और 5 SLR राइफल और 3 इंसास राइफल 303 है, और उनके जो कारतूस हैं वो सारे कारतूस और हथियार भी इन्होंने सौंपे हैं। उड़ीसा की जो पुलिस है उन्होंने एक प्रेस नोट जो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि डीवीसीएम पर 22 लाख रुपए का इनाम उनके द्वारा घोषित किया गया है और एसीएम पर 5,50,000 रुपए और वहीं पार्टी मेंबर पर 1,65,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। जिस हिसाब से इन पूरे 22 माओवादियों पर 1,84,25,000 रुपए का कुल इनाम था। प्राथमिक तौर पर उन्हें 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए गए हैं और साथ ही साथ इन्हें जो सरकार की योजना है या प्रोत्साहन राशि है, उसके अलावा जो सरेंडर पॉलिसी, उसका लाभ भी दिए जाने का जिक्र पुलिस ने अपने इस प्रेस नोट में किया है। और साथ ही साथ अपील भी की गई है कि इसके अलावा जो माओवादी हैं जो अभी भी सक्रिय तौर पर हैं, जो अभी भी जंगलों में हैं, क्योंकि अभी सारे माओवादी लौट कर नहीं आए हैं। जैसे दंडकारण्य में अगर बात की जाए तो उसमें अब जो कुछ बड़े नाम बच गए हैं, तो उसमें संग्राम, जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती के इलाके में गणेश उइके हैं, जिन्हें सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना दिया गया है। DKSZC में पापा राव और दिलीप बेड़जा जैसे माओवादी हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी माना जा रहा है वो देवा का है, क्योंकि देवा, जिसे हिड़मा के जीवित रहते ही बहुत पहले ही हिड़मा के बाद उसे बटालियन की जिम्मेदारी दी गई थी और अभी भी माना जा रहा है कि लगभग 150 की संख्या में
ऑटोमेटिक हथियार के साथ एक पूरी टीम देवा के साथ है। और देवा के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात को अभी तक ना ही सुरक्षा बल और ना ही इंटेलिजेंस के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर वो लौट आए तो बेहतर है। कारण ये है कि अगर मुठभेड़ होगी, भले ये बात सच है कि जवान सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर बटालियन लड़ी तो नुकसान जवानों को भी हो सकता है। और सरकार बिल्कुल इस उम्मीद में नहीं, बिल्कुल भी इस कोशिश में नहीं है कि किसी भी तरह से मुठभेड़ हो और कोई भी नुकसान इस समय में, जबकि सफलता के चरम पर सरकार है, उसे उठाना पड़ जाए। क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स की टीम ने जिस तरह से मुठभेड़ की और उसमें आशीष शर्मा शहीद हो गए, उसके बाद बीते दिनों बीजापुर में जिस तरह से एक बड़ी मुठभेड़ हुई और 18 माओवादी जरूर मारे गए लेकिन 3 जवान भी शहीद हो गए। तो जिस तरह से स्थितियां दबावपूर्ण हैं माओवादियों के लिए और उनके शीर्ष नेता वापस लौट रहे हैं, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि सारे माओवादी अगर शांतिपूर्ण तरीके से लौट आएँ तो ज़्यादा बेहतर हो। तमाम तरह की कोशिशें भी सरकार के द्वारा की जा रही है और इसी के साथ हम भी लगातार ये मैसेज दे रहे हैं। कारण ये है कि अभी जो परिस्थितियां हैं माओवादियों की, मुझे नहीं लगता कि वो लड़ पाने की स्थिति में है। और यही वजह है कि उनके सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के बड़े नेता, जिसमें चाहे सतीश कोपा हों या रामधेर हों, सोनू दादा हों, इस तरह से जो सैकड़ों माओवादी हैं, उन्होंने अपने हथियार के साथ वापसी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने हथियार छोड़ा है पर संघर्ष नहीं छोड़ा है, संघर्ष करने का तरीका छोड़ दिया है। तो जो माओवादी अभी भी जंगल में हैं, हम भी उनसे चाहते हैं कि उन्हें अगर लौटना हो, लगता है कि वापस आना है, रास्ता नहीं बन रहा, या लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस आने के दौरान उन्हें मुठभेड़ में मार दिया जाएगा, तो अगर वो चाहते हैं तो उन्हें वापस लाने के लिए हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। और नहीं आना चाहते तो ये उनका निजी फैसला है। इसके लिए हमने अपना नीचे नंबर भी दिया हुआ है कि आप इससे संपर्क कर सकते हैं। देवा को लेकर फिलहाल छत्तीसगढ़ की सरकार, तेलंगाना की सरकार लगातार कोशिश में है कि वो भी अगर आत्मसमर्पण कर दे तो बेहतर होगा। बिना किसी युद्ध के इस पर एक समाधान की स्थिति में पहुंचने पर सरकार पहुंच सकती है। क्योंकि अब 31 मार्च की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे सरकार के लिए चिंता है। क्योंकि जब तक बटालियन जंगलों में है, तब तक आप इस बात की घोषणा तो नहीं कर सकते कि सशस्त्र माओवाद समाप्त हो चुका है। मुझे लगा उड़ीसा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है और ये भी सोचने योग्य है कि छत्तीसगढ़ के माओवादियों ने वहाँ जाके समर्पण किया है। 1,86,84,00,000 के इनामी माओवादी हैं। इसकी जानकारी आपको दूं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।